वर्ल्ड ऑर्डर में भले 10 साल तक ना बदले, लेकिन बदलने की शुरुआत हो गई, जैसा कि नरेंद्र तनेजा साहब कह रहे थे। तो इसमें भारत अपने आप को कैसे एक कह सकते हैं कि एंकर के तौर पर प्रोड्यूस करे, दावेदारी रखे, इसकी संभावना कितनी है? आरती टिकू सिंह, पहले आप बोले, फिर अनुज जी आपके पास आऊंगा। लक्ष्मण जी, पहले तो ये कि मल्टीपोलैरिटी पे जो अभी डिबेट चल रहा था, मैं सिर्फ दो लाइनें जोड़ना चाहूंगी कि अमेरिकन हेजेमनी जो है उसमें इरोजन हुआ है। ये कहना कि कोई इरोजन ही नहीं है, अमेरिकन हेजेमनी और अमेरिकन एम्पायर जो आज से 20 साल पहले थी या 15 साल पहले थी या इवन 10 साल पहले थी, वो बिल्कुल उसी शेप में है, वो गलत कहना होगा। क्योंकि चाइना ने पिछले 10-15 साल में जो गैप अमेरिका के साथ था वो बहुत तेजी से उसको कम किया है। और लगभग लगभग बहुत सारे एरियाज में, खासकर जो टेक्नोलॉजी, जो सबसे बड़ा इस वक्त शिफ्ट, अगर पैराडाइम शिफ्ट है पूरी दुनिया में, तो वो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है। वो टेक्नोलॉजी का जो एरा आया है, एआई का जो एरा आया है, उसकी वजह से सभी स्ट्रीम्स जो एग्जिस्टेंस के हैं उन पे फर्क पड़ रहा है। और उस एरिया में चाइना लगातार और बहुत तेजी के साथ ऊपर आया है, और कई एरियाज में वो अमेरिका से सिर्फ बराबर नहीं, आगे भी है। दूसरी बात ये कि मल्टीपोलैरिटी जो है, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने ये पहले भी कहा है कि हम चाइना हो या कोई और तीसरा पावर हो, हम मानते हैं कि इंडिया तीसरे नंबर पे बहुत जल्दी पहुंचेगा। लेकिन जो गैप रहेगा इंडिया चाइना के बीच में और चाइना यूएस के बीच में, वो कंप्लीटली वो एक तो ब्रिज नहीं हो सकता है और बहुत तेजी के साथ अब नहीं हो सकता है, खासकर इंडिया और चाइना के बीच में। और यूएस जो है वो बेशक अपनी जगह प्री एमिनेंस के लिए जो लड़ाई प्रेसिडेंट ट्रंप लड़ रहे हैं और जो भी उनकी हरकतें हैं, जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, वो अपनी प्री एमिनेंस बरकरार करने के लिए है, विच मीन्स कि उनको कहीं ना कहीं चाइना से थ्रेट लगता है। और उन्होंने इनफैक्ट यूएस के नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट पिछले साल तक लगातार यही बोलते आ रहे हैं कि चाइना उनके लिए सबसे बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है और सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट, इकोनॉमिकली, मिलिटरली, हर किसी तरीके से मानते हैं। तो ये रही मल्टीपोलैरिटी की बात। अब इंडिया इस सारी सिचुएशन में कहाँ? देखिए, इंडिया बेशक एक इमर्जिंग पावर है, पर साथ ही साथ मैं दोबारा से एम्फसाइज करना चाहूंगी कि चाइना के साथ हमारा गैप बहुत बड़ा गैप है और बहुत तेजी से हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। बेशक हमने, इंडिया ने बहुत स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाई है। इनफैक्ट शुरुआत में मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोग गलत रास्ते पे जा रहे थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि इंडियन डिप्लोमैट्स और इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अब ज्यादा काम कर रहे हैं बजाय कि बोलने के। और वही तरीका भी है, अगर आपको याद होगा कि जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ और उस वक्त जब वर्ल्ड ऑर्डर जो है चेंज आया, उसमें हम बाइपोलैरिटी से यूनिपोलैरिटी की तरफ पहुंचे, उस वक्त भी इंडिया ने कई सारी जो है चीजें बदली, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, चेंज आया। बहुत सारी चीजें जिसकी आदत हमें नहीं थी, हमको अपनानी पड़ी, उस वक्त मजबूरी में की। लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं कि हम इसके लिए, इस पीरियड के लिए, शायद कहीं ना कहीं एक जो डिस्कोर्स भी चल रहा था काफी लंबे समय से कि अमेरिका का जो, अमेरिकन एम्पायर का जो डिक्लाइन है, उसमें इंडिया की क्या भूमिका रहेगी, क्या करेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी हम लोग उसी प्रिपरेशन के साथ जा रहे हैं कि हाँ, सप्लाई चेन्स अगर शिफ्ट हो रही है, इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, सिर्फ अभी तक सिर्फ चाइना या यूएस के लिए नहीं है, यूरोप के लिए भी बहुत बड़ा मार्केट है, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। इसलिए इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी जरूर है, लेकिन ये कहना कि इंडिया जो है बिल्कुल चाइना के करीब आ गया है या अमेरिका को आज चैलेंज कर सकता है, ये थोड़ी डिल्यूजनल बातें हैं। मुझे लगता है कि इस पे हम जाए ही नहीं,
मुझे लगता है कि इस पे हम ना जाएं कि यूएस कमजोर हो रहा है तो हम उसकी जगह हासिल कर ले, चाइना से हम compete कर ले। हम बजाय इस बात पर निर्भर करें कि अब जो है जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन था, जो ट्रेड इंटीग्रेशन था, उसको एक विपन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे में हमें अपने आप को ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। जो आपने आरती कहा भी कि हम लोग की स्ट्रेटजी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बेहतर हुई है। हम एक बड़ा मार्केट है, लेकिन सिर्फ मार्केट होने भर से अब काम नहीं चलेगा। हमें अलग अलग विंडो में जाके जहां जो हमारे मन लायक सूट करता है वहां पे शॉपिंग करनी पड़ेगी। अनुज गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही हाई लेवल पैनल है। मुझे गौरव है कि मैं उसका पार्ट हूँ। मेरी हिंदी थॉमस मैथ्यू जी से शायद थोड़ी ही बेहतर है। फिर भी मैं उसको ठीक से कन्वे करने की कोशिश नहीं, करूंगा। अब बोलने के समय हिंदी की चिंता ना करें। आप जो जिसमें कंफर्टेबल है बोले, हमारे दर्शक समझ जाते हैं। थॉमस मैथ्यू सर की बात खूब समझते हैं लोग, आपकी बात भी समझ जाएंगे। धन्यवाद। तो मैं सुन रहा था कि डावोस से क्या लेसन है, कैसे इंडिया आगे बढ़ सकता है। तो मेरे मन में विचार आया कि हमें इतिहास से सीखने की बहुत जरूरत है। और ये मशहूर कहावत है कि जो इतिहास से नहीं सीखते वो उसको रिपीट करते हैं। तो इतिहास हमें सिखाता है कि अगर हम पिछले 2000 साल का इतिहास देखें, तो भारत एक्चुअली वर्ल्ड में नंबर 1 कंट्री था। इनफैक्ट भारत 25% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी था। जो थॉमस मैथ्यू जी बोल रहे थे कि अमेरिका 24% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी था और अब 26% है। इंडिया उस पोजीशन पे था ऑलमोस्ट 1700 साल तक, और चाइना से भी आगे था इस पीरियड में। तो मुझे जो डावोस से बात आ रही है और जो विश्लेषण लोगों ने बोला है, उससे मुझे तो बहुत क्लैरिटी है कि इंडिया वापस उसी 25% जीडीपी की तरफ वापस जा रहा है। और ये कई लोगों ने बोला भी है डावोस में। अगर आप सुनेंगे डेविड रूबेनस्टीन, जो दुनिया के बहुत बड़े निवेशक हैं, उन्होंने बोला है कि हमारे जीवन काल में भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज उन्होंने बोली है। चाइना से आगे बढ़ जाएगा, यूएस से आगे बढ़ जाएगा, और हमारे जीवन काल में बल्कि अगले 20 से 30 साल के अंदर भारत दुनिया का सबसे नंबर 1 कंट्री बन जाएगा। ये है डावोस का मैसेज जो मैं आगे लेके जाता हूं, और इसके कारण काफी क्लियर है। अब जो भारत में अगर देखा जाए जो रिफॉर्म की गति है, उसमें सरकार का ऑफ कोर्स मेन उसमें अभिप्राय है, जो रोल है, और ऑपोजिशन का भी बहुत क्रिटिकल रोल है, जो हम कई बार देखते हैं काफी पीछे हट चुका है। और ट्रंप जिस तरीके से आगे आए हैं, जिस तरह से उन्होंने भारत को डील किया है, मैं तो मानता हूं कि ट्रंप एक्चुअली आज इंडिया की ऑपोजिशन पार्टी की तरह रोल प्ले कर रहे हैं, जो एक तरह से ड्राइव कर रहे हैं गवर्नमेंट के इम्पेटस को कि ज्यादा से ज्यादा डोमेस्टिक रिफॉर्म को किया जाए। और मैं ये भी कहूंगा कि जियोपॉलिटिक्स ऑफ कोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बट अभी जो नीड ऑफ द आवर है वो है कि डोमेस्टिक रिफॉर्म्स करे जाएं। जो गैप इंडिया में है वो इंटरनल है रादर देन एक्सटर्नल। तो जो इंटरनल रिफॉर्म्स चाहिए, वेदर कैपिटल का हर रिफॉर्म है, लेबर का रिफॉर्म है जो ऑलरेडी किया जा चुका है, इस तरह के रिफॉर्म्स को आगे लेकर जाया जाए। और सबसे बड़ा रिफॉर्म जो जरूरी है वो ये है कि अलग अलग राज्यों को पावर दी जाए उनके डिसीजंस की। आज आप देखेंगे हम कई इन्वेस्टर्स के साथ काम करते हैं, कंपनीज के साथ काम करते हैं, वो हमें बताते हैं कि अगर वो एक राज्य में जाते हैं, वहां का चीफ मिनिस्टर लिटरली उनको एक कमरे में बंद कर देता है, उसकी चाबी लॉक करके चाबी फेंक देता है और उनको बोलता है कि आपको जो चाहिए आप बताइए, हम वो देंगे, लेकिन आपको इन्वेस्ट हमारे स्टेट में करना है। ये कमिटमेंट है हमारे राज्यों का, ये है हमारा कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। और इसी की वजह से हमें स्टेट्स को एम्पावर करना पड़ेगा, उन्हें वापस पावर देनी होगी। ये मेरे ख्याल से हमारा वे फॉरवर्ड मुझे है। लगता है कि आपने बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमें खुद को काफ़ी मजबूत करना पड़ेगा। हमें हमारे खुद के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा गैप है, उस गैप को भरना पड़ेगा। क्योंकि आप तो पहली बार शो में आए हैं। हमारे शो में जब ये ट्रम्प टेंट्रम शुरू हुआ था तो कई बार आई थी आरती टिक्कू सिंह। तो आरती टिक्कू सिंह ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, जिसको मैं अभी नोट करके रखा हूँ, कि एक समय आएगा जब हम भारतीय ट्रम्प को थैंक यू नोट लिख करके देंगे। तो शायद ट्रम्प के टेंट्रम की वजह से ही सही, हम लोग इतने तेजी से रिफॉर्म कर रहे हैं, एक पूरे ग्लोबल अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। काफी